आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले मैं सबको ये बताऊंगी कि मतलब ये टॉपिक क्यों चूज किया मैंने कि स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी के आने के पहले उसे पकड़ लेना या अर्ली स्टेजेस में उसे पकड़ हेलो। लेना या उसको होने से रोक देना। तो क्यों स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है? आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका कंप्लीट कोई भी क्योर ढूंढा नहीं जा सकता है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जो बहुत लेट स्टेज में जाकर पकड़ में आती हैं, और जब उनका इलाज होकर भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते हैं या ऐसी स्थिति बन जाती है कि नॉर्मल लाइफ जीने में भी मुश्किल होता है। तो इसके लिए ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनको अगर हम बहुत पहले पकड़ लें, उनके शरीर में आने से पहले या शुरुआत होने के समय, तो हम उनको रोक सकते हैं, उनको आगे बढ़ने से वहां पर एक स्टॉप बटन लगा सकते हैं, और हम अपनी जो लाइफ है उसको एक बेटर भी कर सकते हैं और साथ में प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। क्योंकि एज अ मेल, एज घर के एक आदमी होने के नाते उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की होती है कि उनके घर में जो फीमेल्स हैं, जो उनकी वाइफ है, उनकी डॉटर्स हैं, उनका क्या क्या हेल्थ के रिस्क हो सकते हैं, उनको क्या क्या ऐसे खतरे हो सकते हैं बीमारियों के, उनके बारे में जानना और सही समय में उनका इलाज कराना। तो ये प्रेजेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने मेल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कंटिन्यूअसली इस प्रेजेंटेशन को देख के और हमारे साथ जुड़े रहे। तो सबसे पहले मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग इसे पूरा सुनते हैं वो चैट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सारे टेस्ट के बारे में पहले से सुना हुआ था, और कितने लोग हैं जो ये टेस्ट रेगुलरली करवाते हैं। तो पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग, कोई मेडिकल इश्यूज हैं उनको देखना कि मेडिकल इशू होने तो नहीं वाले हैं, फ्यूचर में किन किन चीजों का रिस्क है ये जानना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकरेज करना, साथ में जो वैक्सीनेशन हैं, जो प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, उन सारी चीजों के वैक्सीनेशन टाइमली ले लेना। और स्पेशली एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग विजिट का, कि आप अपने डॉक्टर से कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप उनके बारे में जान लेते हैं, और इस तरह जब कभी कोई इमरजेंसी होती है तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है अल्टीमेटली। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से बेसिक टेस्ट होते हैं, कौन से बेसिक बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आप में से जितने लोग मेरे साथ आज जुड़े हैं, कितने लोग होंगे जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीजें आई एम श्योर यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उसमें से इसमें से एक बीमारी तो होगी ही नहीं। तो जब भी हम सोचते हैं कि ये हमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक, हमारे जीन्स ही ऐसे हैं। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोन बनाते हैं कि हमें ये बीमारियां हों। दूसरा चीज, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, एक्सरसाइज नहीं करना, सिडेंट्री यानी बैठ के काम करना, ये सारी चीजें इसको इन्फ्लुएंस करती है। और तीसरा स्ट्रेस लेवल। ये तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ। तो इन बीमारियों के लिए सबसे आइडियल कंडीशन होती है कि आप 35 इयर्स के बाद रेगुलरली अपने टेस्ट कराएं, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेकअप कराना, शुगर टेस्ट कराना और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराना। 35, अर्लियर ये लिमिट 45 इयर्स मानी जाती थी, बट अब रीसेंट स्टडीज और रीसेंट डेटा में देखा गया है कि बहुत अर्ली एज में भी लोगों को ये बीमारियां होने लगती हैं। और स्पेशली अगर आपके घर में किसी और को ये बीमारी है, जैसे कि आपके फादर को, आपके मदर को, आपके भाई बहनों को, तो आपको और जल्दी अपनी ये स्क्रीनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, और हर 3 से 5 साल में रेगुलरली अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज माना जाता है 140/90। अगर इसके आसपास या इसके ऊपर आपका ब्लड प्रेशर आता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, डायबिटीज और प्री डायबिटीज। अब डायबिटीज तो हम सब जानते हैं, एक कंडीशन होती है प्री डायबिटीज, यानी कि जब आप अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो यंग एज में, जैसे कि मेरी एज 30 इयर्स है, मैं आज अपने ब्लड टेस्ट करवा के ये पता कर सकती हूँ कि मुझे डायबिटीज होने का कितना खतरा है। अगर मुझे खतरा है तो मैं प्री डायबिटीज की रेंज में हूँ।
और जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं उनको ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस होते हैं कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ना करें तो उन्हें डायबिटीज हो जाए। तो मैं एट एन अर्ली एज ये पता कर सकती हूँ और अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस ला सकती हूँ ताकि आगे चल के मुझे बीमारी ना हो। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग। अब कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 35 ईयर्स 40 ईयर्स में स्क्रीनिंग करना तो इम्पोर्टेंट है, इवन फॉर आदमियों के लिए भी औरतों के लिए भी। लेकिन स्पेशली जब मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि औरतों के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जो आपके फीमेल हॉर्मोन्स है बॉडी में, ईस्ट्रोजन, वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करके रखता है और आपको हार्ट डिसीज होने के चांसेस कम करता है। जैसे ही ये हार्मोन बंद हो जाता है बॉडी में बनना, तो हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, डेंटल एग्जामिनेशन एंड आई एग्जामिनेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है इन अ सेंस कि मेनी अ टाइम हमारे दांतों में छोटी मोटी कैविटी होती है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अल्टीमेटली वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि रूट कैनाल करवाना पड़ता है, डेंटल एक्सट्रैक्शन, जो अननेसेसरी इवेंट है। तो हर 5 साल में हम एक रेगुलर डेंटल एग्जाम या आई एग्जाम करवा ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्पेशली जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी बीपी की समस्या है और शुगर की समस्या है, उनको आई चेकअप जरूर कराना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि एक तो उनका जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है ये कंट्रोल में है या नहीं है, और दूसरा चीज कि उनकी आंखों पर इसके कारण उनके रेटिना पर बुरा असर तो नहीं हो रहा है। बहुत बार आंखों में जो बुरा असर होता है वो तब पता चल जाता है जब वो इस स्टेज पर पहुंच जाए कि उसको वापस ट्रीटमेंट किया जाए। देन HIV, हेपेटाइटिस। अब ये कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो नॉर्मली हम यूजुअली कभी टेस्ट नहीं कराते, लेकिन अगर किसी की भी कोई सर्जरी प्लान हो, कोई ऑपरेटिव ट्रीटमेंट आप प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हो, या आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हो, जैसे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं, जिनको ब्लड चढ़ा हुआ हो, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रखा हो, ऐसे लोगों को एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स में ये टेस्ट करवा कर देखते रहना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि कौन से वैक्सीन जरूरी है। अब हमारे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम बोलते हैं, जो बचपन से 18 साल की उम्र तक जो वैक्सीन सरकार ने नियमित करे हैं लगाने होते हैं, वो ज्यादातर लोगों को आंगनवाड़ी, CHC, PHC, गवर्नमेंट, प्राइवेट किसी भी फैसिलिटी में लग चुके होते हैं। लेकिन अभी जो एज ग्रुप अडल्ट बन चुका है, जैसे हमारा एज ग्रुप या हमसे 10 साल बड़े, ऐसे बहुत से वैक्सीन हैं जो उनको नहीं लगे हुए क्योंकि उस समय के शेड्यूल में वो नहीं होते थे। और बहुत से ऐसे वैक्सीन हैं जिनका ये मतलब एक रिकमेंडेशन WHO के द्वारा आया है कि जिनको दोबारा या रिपीट डोज लगाने की जरूरत है क्योंकि ये बीमारियां वापस से होने लगी हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, Tdap वैक्सीन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन इतना इम्पोर्टेंट है और ये बीमारियां वापस से आने लगी कि इवन प्रेगनेंसी में Tdap वैक्सीनेशन को एडवाइस कर दिया है। तो आज की तारीख में अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर प्रेगनेंसी में जो वैक्सीनेशन होता है उसमें Tdap का वैक्सीन लगाया जाता है। फिर वेरिसेला है ना, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कॉमनली ज्यादातर लोगों को हो चुका है, लेकिन जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है उसको अभी भी ये रिस्क होता है कि हो सकता है। इसका वैक्सीन बहुत इजीली और अवेलेबल है और बहुत महंगा भी नहीं है। जब हम छोटे हुआ करते थे, यानी मेरे एज ग्रुप के लोग, तो ये वैक्सीन कॉमनली अवेलेबल नहीं था। तो ज्यादातर संभावना है कि इस एज ग्रुप में ये वैक्सीन नहीं लगाया गया होगा, और हमसे जो उम्र में बड़े हैं उन्हें भी। देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी बहुत एक कॉमन इन्फेक्शन है जो अल्टीमेटली लिवर फेलियर कराता है और इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इससे बचाना खुद को बहुत ही जरूरी है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आज शेड्यूल में है, लेकिन पहले ये नहीं था। तो जिन भी लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगा है वो डेफिनेटली उन्हें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाना चाहिए। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला एक MMR वैक्सीन आता है जो प्राइवेटली तो मोस्टली लोग एडवाइस करते हैं, पर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेड्यूल में नहीं था, अभी पिछले कुछ सालों में ही आया है। और मीजल्स, मम्स, रूबेला ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सिर्फ इसका सिर्फ खतरा ये नहीं है कि ये आपको हो जाएंगी, फीवर आएगा, दिक्कत होगी, पर इसका खतरा ज्यादा इसमें भी होता है कि रूबेला, मीजल्स, ये सारी बीमारियां अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी के समय हो जाए तो बच्चे में खराबियां भी कर सकती है। जैसे बच्चे में कैटरैक्ट होना, तो नए पैदा बच्चे को कैटरैक्ट,
उसको बहरापन होना, आंखें खराब होना, हार्ट में छेद होना, ये सारी बीमारियां कर सकती है। तो स्पेशली जो यंग फीमेल्स है जिनको ये वैक्सीन नहीं लगी है, उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MR कैंपेन निकाला है जिसमें उन्होंने जितने भी लड़कियां हैं उनको, स्पेशली जो बच्चे हैं स्कूल्स में, उनको ये वैक्सीन लगाई गई थी ताकि जो उनके समय ये स्किप हुआ था वो कवर अप किया जाए। एंड सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी HPV वैक्सीन के बारे में। HPV वैक्सीन के बारे में रिसेंटली सबने बहुत सुना होगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी अभी काफी प्रमोट किया है इस वैक्सीन को। वो कम थोड़े सस्ते में प्रोवाइड करवाने का बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये वैक्सीन क्या है? एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस होता है जो बॉडी में सर्विक्स यानी कि जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उसको जाकर अफेक्ट करता है और धीरे धीरे वहां ग्रो होते होते 8 से 10 साल में कैंसर करवाता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की स्थिति ऐसी है कि सर्वाइकल कैंसर के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अगर किसी कैंसर से है औरतों में तो वो सर्वाइकल कैंसर से। और ये बिल्कुल ही एक ऐसा बीमारी है जिसको हम बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 9 साल की उम्र से ये वैक्सीन स्टार्ट कर सकते हैं देना, 11 से 12 साल में 2 डोजेस और 15 से 16 साल में 3 डोजेस। तो इस मतलब ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अभी तक बिल्कुल भी नहीं था। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इसको लाने के लिए। थोड़े से कॉस्ट फैक्टर्स हैं इस वैक्सीन के जिसके कारण प्रॉब्लम होती है, बट द पॉइंट इज कि जो इसकी कॉस्ट है वो लाइफ की कॉस्ट से ज्यादा नहीं है। बिकॉज इसको नहीं लगाने से होने वाला जो कैंसर है वो अल्टीमेटली बहुत ही एंड स्टेज में जाकर पता पड़ पाता है। एंड तब ये स्थिति नहीं होती कि उसका कुछ मतलब उसने कीमो रेडियोथेरेपी और ये सारे ट्रीटमेंट लेकर फिर उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बहुत खराब हो जाती है। तो अगर एक बड़ी बीमारी को हम एक वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट कर सके तो व्हाट इज द हार्म? देन एक और इम्पोर्टेंट चीज है ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग। नाउ ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर माना गया है। एंड हमने अपने आसपास बहुत सारे लोगों में किसी न किसी रिश्तेदार ने सुना ही होगा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ये एक इजीली प्रिवेंटेबल कैंसर है। इसके कुछ सिंपल मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप खुद ही अपना एग्जामिनेशन करें। इसको सेल्फ एग्जामिनेशन कहा जाता है। एवरी टाइम नहाते टाइम या एनी टाइम जब आप हो फ्री हो तो जो फीमेल्स है वो खुद को खुद ही पैल्पेट करके एग्जामिन करके देखे कि उनको कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर, कोई गोले जैसा स्ट्रक्चर, कोई पेनफुल सी चीज कुछ फील तो नहीं हो रही है। एवरी 2-3 months, every 4-5 months ये खुद से एग्जामिन करना, इट इज अ वेरी इजी मेथड। इसके अलावा जो लोगों को फैमिली में यानी उनके रिलेटिव में, उनकी मदर में, उनकी सिस्टर में, जो ब्लड रिलेटिव में अगर किसी को भी ये कैंसर हुआ हो तो वो लोग एक हाई रिस्क में होते हैं क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है। तो इसके सही तरह से टेस्ट किए जा सकते हैं। या तो आपको एडवाइस किया जा सकता है कि 40 की उम्र के बाद आप मैमोग्राम्स, अल्ट्रासाउंड या MRI कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा अपना रिपीटेड टेस्ट कराते रहें। और इसके अलावा एक और मेथड होता है एक जेनेटिक टेस्ट के द्वारा जिसमें BRCA जीन्स का टेस्ट किया जाता है। अगर ये हम 30 इयर्स 25 इयर्स की एज में ये टेस्ट करा ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस कैंसर के होने का कितना % रिस्क है। हम हाई रिस्क में आते हैं या नहीं, और जो हाई रिस्क में आते हैं वो फिर रेगुलरली अपना चेकअप करवा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि प्रिवेंशन के लिए है वैक्सीन। बट अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है, अब आप ऑलरेडी 40 इयर्स 50 इयर्स के हो गए हैं, या आप नहीं उस समय आपको ये नहीं पता था कि वैक्सीन लगवाना है, या इवन आपको वैक्सीन लग गया है एट अ वेरी अर्ली एज, आपने उसका बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करवाना। जब भी आप जनरल चेकअप या किसी भी प्रॉब्लम के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहां पर एक ये मतलब एक बना दिया गया है पैरामीटर कि उनका एक पैप टेस्ट तो जरूर करना ही है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास, जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, नॉर्मल कंप्लेंट्स, पेट में दर्द या यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी आता था तो भी हम उनका पैप टेस्ट जरूर किया करते थे।
ये आपके जो सर्विक्स होता है यानी बच्चेदानी का मुंह होता है उसके सेल्स की जांच होती है। इससे ये पता चलता है कि उनमें कोई खराबी तो नहीं आ रही। तो हम सर्वाइकल कैंसर को होने के 10 से 15 साल पहले डायग्नोज कर सकते हैं कि इनको इस कैंसर का रिस्क है, और वहीं के वहीं ट्रीटमेंट करके उसको आगे होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एक HPV टेस्ट भी होता है, वायरस का टेस्ट। ये भी बच्चेदानी के मुंह का सैंपल लेकर वायरस का टेस्टिंग किया जाता है। जो लोगों को HPV वायरस से इन्फेक्शन होता है उनको ये रिस्क होता है कि आगे उनको कैंसर हो सकता है, और जिनको नहीं होता है उनको हर 5 साल में हम ये टेस्ट रिपीट करने का एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि आपकी हड्डियों का टेस्टिंग। जब भी कोई किसी फीमेल को मेनोपॉज हो जाता है यानी कि उनके पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो कुछ कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत वीक बना देते हैं। सबसे पहला होता है आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन D3 के लेवल्स कम होते हैं, आप ज्यादा प्रोन हो जाते हैं कि अगर आपको चोट लगेगी तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसके लिए हम एक बोन डेंसिटी टेस्ट या कैल्शियम या विटामिन D3 लेवल कर सकते हैं। डॉक्टर और अच्छा, एक आप मतलब बोन डेंसिटी की जो आप बात कर रही हैं, मैंने ये जो मतलब अपने अराउंड सुना है कि फीमेल्स के लिए बोन डेंसिटी इज अ बिगर टॉपिक फॉर सम रीजन। मतलब ये मेल्स के लिए उतनी बात नहीं होती, लेकिन फीमेल्स के लिए बोन डेंसिटी एक बहुत वो मतलब इट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही मैं बता दूं कि जब भी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं किसी के भी, तो उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जो उनकी हड्डियों को कमजोर कर देते हैं। तो इसलिए ये टेस्ट करवाना, अपने कैल्शियम विटामिन D3 लेवल्स करवाना, उनका सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी बाथरूम में गिर गया, बैक का फ्रैक्चर हो गया, हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 15। फिर और इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉज मतलब पीरियड बंद होने के बाद किसी भी तरह की ब्लीडिंग होनी, चाहे 6 मंथ्स हो चाहे 1 ईयर हो, इज नॉट नॉर्मल। तो किसी भी तरह की ब्लीडिंग आगे जाके होने वाले कैंसर का या अभी हो रहे कैंसर का लक्षण हो सकता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने पहले बताया, एंड ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर फ्री। और अल्टीमेटली एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम मिस आउट करते हैं स्पेशली ओल्डर विमेन में, वो है साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उनकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, फैमिली में जो चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे बड़े होकर बाहर चले गए हैं, वो अकेले हो गए हैं, उनके हार्मोन लेवल्स पूरे चेंज हो गए हैं, बॉडी में वीकनेस आ गई, ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर करती है, और जो बहुत बार वो बोल नहीं पाते हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए भी डॉक्टर को विजिट करना या उसके लिए भी जाकर डॉक्टर से मिलने में कोई बुराई नहीं होती। थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर, माय डॉटर इज 17 इयर्स, व्हिच वैक्सीन नाउ आई प्रेफर। मतलब अभी 17 इयर्स की है उनकी डॉटर, उनको क्या क्या वैक्सीन आप सजेस्ट करेंगी? अगर वो 17 इयर्स की हो गई हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो उनका वैक्सीनेशन कार्ड है उसमें कौन कौन से वैक्सीन उनको लग चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली हेपेटाइटिस और ये सारे वैक्सीन उनको लग चुके होंगे क्योंकि वो शेड्यूल में आ चुके हैं। जो वैक्सीन उनको ज्यादा मतलब देखना चाहिए जो नहीं लगा होगा, एक तो वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन। ये कॉमनली शेड्यूल में नहीं होता, अगर आप किसी प्राइवेट डॉक्टर को विजिट करते होंगे तो डेफिनेटली आपको लगवाया होगा, अदरवाइज ये नॉर्मली शेड्यूल में नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट वैक्सीन जो इनको नहीं लगा हो सकता है वो है HPV वैक्सीन, जो मेरे हिसाब से 90% लोगों को नहीं होता। एंड ये एकदम आइडियल एज है। पहले बोला जाता था कि जब शादी होगी तब ये वैक्सीन लगाना है, बट ये सही नहीं है। जितनी अर्ली इसको लगाया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें जैसे जैसे फीमेल बॉडी ग्रो होती है तो जो चेंजेस आते हैं उसमें अर्ली एज पे इस वैक्सीन को लगाने से जो इसके प्रोटेक्टिव यानी रक्षा के इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू इसको ओल्डर एज में। और एक और क्वेश्चन आया है सर, एक बोल रहे हैं कि ही इज प्री डायबिटिक एंड 60, सो व्हाट आर द चांसेस दैट ही कैन बी डायबिटिक? अगर आप 60 ईयर पे प्री डायबिटिक है दैट मीन्स आपने अपना हेल्थ काफी कंट्रोल करके मेंटेन करके रखा है, एंड सिंस आपसे इतने साल एक तरह की लाइफस्टाइल से निकाला है तो आपकी प्री डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो मोर चांसेस अगर आप ये रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखेंगे, थोड़ा सा शुगर इनटेक कम रखेंगे और थोड़ी माइल्ड एक्सरसाइज और आप हाई प्रोटीन डाइट कंटिन्यू करेंगे तो आपको कम चांसेस हैं कि आगे जाके ये हो।
और ये सर रुबेला का की वैक्सीन भी पूछ रहे हैं आपसे। रूबेला एक ऐसी बीमारी है जिसमें पिंक कलर के रैशेस, फीवर, ये सारे सिम्टम्स होते थे। अब ये कॉमनली देखी नहीं जाती क्योंकि वैक्सीन इसका अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी ये सिम्टम्स नहीं आते उसमें। ये बस मतलब बिना सिम्टम्स के वायरस बॉडी में रह जाता है, स्पेशली फीमेल्स में। और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ये बेबी में बहुत सारे डिफेक्ट कॉज करता है। जैसे कि आंखों में, बच्चा जो नया पैदा हुआ छोटा बच्चा, उसकी आंखों में कैटरैक्ट होना, उसको सुनाई नहीं देना, हार्ट में छेद होना, ये सारी बीमारियां में कॉज कर सकता है। तो इसके लिए MMR वैक्सीन जो है ये लेना जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे पूछने ही वाला था कि जो एक फीमेल हेल्थ, ओवरऑल फीमेल वेलनेस जो है एक बहुत टैबू वैसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में शायद अब जाके तो चलिए फिर भी बात होनी शुरू हुई है। मतलब आज से अपन जैसे अपनी जनरेशन से एक जनरेशन पहले के लोगों ने इसको बहुत निगलेक्ट किया है। जैसे आपने साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ फीमेल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया गया है। एक तो टैबू है, उन चीजों के बारे में बात करना अपने मतलब घरों में बातें होती नहीं है। फिर अब तो मतलब एक्सपोजर है, उस टाइम फीमेल्स को इतना एक्सपोजर भी नहीं था आई बिलीव कि वो खुद का बता पाए ना, कॉन्फिडेंस की कमी। तो आप इन मतलब वही जो अभी 60 50 मतलब अर्ली 50s लेट 40s से 60s में जो लेडीज हैं उनको आप एग्जैक्टली मतलब एक कोई रूटीन मतलब अगर आप एडवाइस करें कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके आप मतलब ये सारे काम करवाएं रेगुलरली, आप ये सब करवाएं, मतलब आपकी क्या एडवाइस रहेगी उसके लिए? जो भी अभी 40 अबव एज ग्रुप के हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का चेकअप कराते रहें, क्योंकि ये इंडिया में बहुत कम है। फिर इसके अलावा आपका बोन हेल्थ, यानी आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाना, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का जैसे मैंने बताया खुद से खुद का एग्जामिनेशन करके भी देख सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। और सर्वाइकल कैंसर के लिए जब भी आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपका वो इंटरनल एग्जामिनेशन करके वहां पे सैंपल, छोटा सा एक ब्रश से सैंपल लेके पैप टेस्ट, HPV टेस्ट करवा सकते हैं, जो आपको ये बता देगा कि अभी आपको ऐसी कोई खराबी आई है कि नहीं और आगे आने के चांस कैसे हैं। Dr. Ashita, thank you very much for a wonderful talk on preventive care for all those diseases. And I just want to, I'm A.K. Sharma from Chennai. I just want to have one small doubts whether these warts, it leads to any type of carcinoma? Sometimes warts can definitely convert into cancer, but it depends ki what type of warts they are. Mostly they do not convert into cancer, but we do not recommend leaving them as it is. It is always recommended to get the suggestive tests run and get them removed. Okay, like age related, after certain crossing something around 50 or 55, you might have observed that age related warts are coming around the neck. So what type of these warts? Yeah, they are mostly skin tags. They are not considered like the warts is something a little different. They are skin tags, so they are mostly harmless, especially around the neck and everything. So you can get them removed. You can leave them as it is. Okay. And number two, I'm having one more doubt here. The cervical dysplasia for the woman. Yes. You have shown in your presentations that the test has to be, the PEP test has to be carried out for 20 years. So it has to be every year for a long 20 years? Or so if you're going for a PAP test, it is done every 3 years. Right. And if you're going for HPV test, which is we are detecting whether the virus is there or not. In PAP test, what we see ki abhi how much disturbance has occurred in the structure. But through HPV test, we see whether the virus is there or not. So you can even go for HPV test every 5 years. So, okay, thank you so much, Dr. Ashita, for a wonderful talk. Thank you. Thank you. हाँ, तो डॉक्टर आप मुझे एक ये बात बताइए कि प्रेगनेंसी मतलब जैसे आप जो बोलते हैं प्रेगनेंसी के होने के पहले, जैसे अगर कोई चाह रहा है पीपल वांट टू कंसीव, उसके पहले किस टाइप से मतलब क्या टेस्ट कराने चाहिए अगर आप अपने आसपास बोले लोगों को? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली मतलब 99% लोगों का मैं ये मतलब बोल सकती हूँ उनके बारे में कि प्रेगनेंसी होने के पहले किसी ने अपना बॉडी का टेस्ट नहीं करवाया है।
यूजुअली जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक तो जनरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए एक फीमेल की, तो कैरी अ बेबी, अगर उसको खुद को किसी चीज की कमी है बॉडी में, जब वो बेबी आएगा तो वो कमी उसमें भी और ज्यादा हो जाएगी और बेबी में भी रहेगी। इसके कारण बच्चों में डिफेक्ट्स यानी खराबियां होने की संभावना होती है। तो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले से स्टार्ट कर दें ताकि बच्चे में वो खराबी ना है। तो जैसे इसमें कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है फॉलिक एसिड। फॉलिक जब भी एसिड। फॉलिक एसिड कम होता है बॉडी में तो बच्चे में ब्रेन की डिफेक्ट, स्पाइन की डिफेक्ट, स्पाइन जो होती है वो ट्यूमर की तरह बाहर निकल आती है। ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिनका इलाज होना पॉसिबल भी नहीं होता है अननेसेसरी। इसके कारण पेश जो फीमेल होती है उसको ट्रॉमा भी होता है। अगर उसका ऐसा बच्चा पैदा होता है वो ठीक नहीं हो पाता है, उसको कोई ऐसी हाथ पैर नहीं चल रहे, इस टाइप की डिसेबिलिटीज रहती हैं, तो इन सब चीजों को बहुत इजीली हम रोक सकते हैं। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे हमारे स्पेशली सेंट्रल इंडिया में जो हीमोग्लोबिन के डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये भी बहुत कॉमन है। तो अगर एक स्क्रीनिंग टेस्ट हम फीमेल्स में इसका कर लें और ये पता कर लें कि वो कैरियर वाले स्टेट में है या नहीं है, उनके हस्बैंड का स्टेटस क्या है, तो हम बच्चे में ये बीमारी होने से पहले ही रोक सकते हैं। जी। और मतलब देखिए आपने जो टेस्ट बताया अब इसका एक सब बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है ना। मतलब आप मतलब अभी आपने अराउंड 12-13 टेस्ट बोले हैं। अब उसका एक तो मतलब एक कंसिस्टेंट टाइमिंग जो बहुत ज़रूरी है, सेकेंडली लेकिन हाँ उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी। और मतलब देखिए बात क्या है, जैसे आपने जितने वैक्सीन बोले, कोई हॉस्पिटल चला जाए अगर, आई बिलीव दे कैन गेट एनीथिंग डन, बट अगर जैसे कोई किसी एक्सपर्ट के पास जा रहा है तो शायद वो सारे टेस्ट एक जगह मतलब अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए मतलब आपको भटकना पड़े। हाँ प्लीज। इसमें ऐसा है कि एज अ डॉक्टर वी कैन ऑफर अ पैकेज कि आपको इतने इतने टाइम में ये टेस्ट इस तरह से कराना चाहिए, एंड इंडिविजुअलाइज पैकेज बनाया जा सकता है बिकॉज हर बॉडी अलग है, हर इंसान अलग है, हर इंसान को होने वाले रिस्क अलग है। तो उस हिसाब से एक इंडिविजुअलाइज एक पैटर्न और एक पैकेज, एक फ्लो चार्ट एक बनाया जा सकता है कि आपको इतने समय में ऐसा टेस्ट करवाना है, इतने समय में ऐसा टेस्ट करवाना है। और एक देखिए फीमेल हेल्थ और फीमेल वेलनेस में जो मतलब आप जो सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, मेल्स के लिए मुझे फिर भी पता है थोड़े बहुत एग्जैक्टली जैसे रेगुलर बेसिस पे आपने फॉलिक एसिड जैसे बोला, बाकी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और लेने की जरूरत होती है? आयरन बिकॉज रेगुलरली फीमेल्स को जो पीरियड्स आते हैं उसके कारण ब्लड लॉस होता है। और वैसे भी हमारी जो डाइट, जो इंडियन डाइट है, स्पेशली ज्यादातर वेजिटेरियन, तो उसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, या इस तरह का आयरन होता है जो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ज्यादातर अगर मैं आज 100 औरतों का ब्लड टेस्ट करवा लूं और उनके आयरन लेवल्स देखूं तो मुझे 60 से 70 में वो कम मिलेंगे। ये डेटा है काफी इंडिया। बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है ये तो आयरन का सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि या तो हम उस तरह की डाइट करें, डाइटिशियन को कंसल्ट करें, या हम उस चीज को सप्लीमेंट्स के द्वारा अपने डाइट में लें। स्पेशली जो 15 साल से लेके 35 साल की औरतें हैं उनमें ये ज्यादा देखा जाता है। जैसे जैसे वो मेनोपॉज की तरफ और पीरियड्स बंद होने की तरफ जाते हैं ये कम हो जाता है। ठीक है। और आपका इस पे क्या कहना है, मतलब जो एक मतलब एक पूरा टैबू जो बना हुआ है उस कारण लोग बोलते हैं टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? मतलब एक डॉक्टर के पास जाने में ये तो पॉइंट रहता ही है। अगर मैं कॉस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूँ तो जब इंसान को बीमारी नहीं होती है तो एक एवरेज डॉक्टर के पास जाने में और टेस्ट कराने में ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 रुपए खर्च होंगे। लेकिन जब वो बीमारी हो जाती है तो वही बिल आपका जाके 10 से 15 हजार का बन जाएगा मिनिमम। अगर मैं ये बात कर रही हूँ ये एनीमिया और इन बीमारियों के लिए। अगर मैं सर्वाइकल कैंसर और इनकी बात करूँ तो वहां तो लाखों में ट्रीटमेंट का कॉस्ट पड़ता है, और साथ में उसमें क्योर होना भी 100% नहीं है। अगर ठीक होता भी है तो ऐसी उसमें मतलब चीजें रह जाती हैं आपके शरीर में, ऐसी डिसेबिलिटीज हो जाती है कि उनके साथ लाइफ को जीना भी बहुत कठिन होता है। जी। सरताज सिंह साहब कोई सवाल पूछना चाहेंगे? सर प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप। सरताज सर आपने हैंड रेज किया था। जी सर। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर आशिता। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि जो आपने सेल्फ टेस्ट बोला ब्रेस्ट कैंसर के लिए, मेरे को लगता है बहुत वो फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि मेरी वाइफ को भी हुआ है और वो बहुत विजिलेंट थी और चेक करती रहती थी, और जब उसको पता चला इट वाज एट 3rd स्टेज,
तो मेरे को लगता है कि आफ्टर ए पर्टिकुलर एज कैंसर के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत नॉमिनल उस पे टेस्ट होते हैं, तो वो कराते रहने चाहिए। आपने जो बाकी सब चीजें तो दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन सेल्फ टेस्ट मेरे को नहीं लगता कि ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है। मतलब कि प्रॉब्लम ये है कि उनको पता भी है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मतलब मेरा यही रिकमेंडेशन था कि आप एक गायनोकोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट के पास विजिट करें, उनसे समझे कि आपको देखना क्या है। सेल्फ टेस्ट मतलब तभी उसकी वैल्यू है जब आपको ये पता हो कि आपको क्या महसूस होना है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल। उसके लिए डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर को विजिट कर ये समझना पड़ेगा। एंड मेनी अ टाइम्स मैंने इसीलिए उसमें लास्ट में ये कहा था कि बहुत से लोग एक रिस्क पे होते हैं जिनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, तो उनका हम बहुत अर्ली एज में जेनेटिक टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि किसको कितना रिस्क। जी, मेरी वाइफ ने पूरे टेस्ट कराए थे, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं था, रेगुलरली डॉक्टर्स को विजिट करती थी, मैमोग्राफी नॉर्मल थी, लेकिन किसी में नहीं आया कैंसर। और जब उसको डायग्नोस हुआ तो इट वाज एट थर्ड स्टेज। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि कैंसर के आजकल बहुत अच्छे टेस्ट आने। मैमोग्राफी इज नॉट ए वेरी गुड टेस्ट, मेरे को नहीं लगता है कि बहुत अच्छा टेस्ट है और उससे पता भी चलता है, लेकिन टाटा जैसी जो है बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे 600 या 800 या 900 पे वो पूरी बॉडी के टेस्ट करते हैं, मतलब ऑनलाइन भी करते हैं वहां भी करते हैं। आई वुड रिकमेंड दैट इंस्टेड ऑफ छोटी, जैसे मैं छोटी जगह में रहता हूँ तो हमने यहाँ मैमोग्राफी भी कराई थी, उसमें कुछ नहीं आया, और भी 2-3 जो टेस्ट रेगुलर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई दोनों में कुछ नहीं आया, दोनों में कुछ नहीं आया। नहीं, वो उनने जब उसमें उसका वो किया बायोप्सी करी तो उसमें थर्ड स्टेज का आया, मैमोग्राफी में नहीं आया। It was not decisive on at time of mammography. It was not decisive at time of ultrasonography. लेकिन जब उनने बायोप्सी करी तो उसमें थर्ड स्टेज का। तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत कम कॉस्ट पे, क्योंकि टाटा में तो मैंने पता किया है, और अब 600 या 900 में 12-13 तरह के टेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देखते हैं टाटा वगैरह। टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट आई सपोज। तो मेरे को लगता है उसकी ऑनलाइन में करके लोगों को उसमें भी टच में रह के करा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि बाकी इट इज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर इनसाइट्स। सीता चतुर्वेदी मैम, आपको भी कुछ सवाल पूछना था, प्लीज। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। मैम को बहुत बहुत जो है नमस्ते, और बहुत अच्छा जो है आप हम लोग को सजेस्ट कर रही हैं। तो मैम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मोनोपॉज की एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए, 50 ईयर या 40 से? इंडिया में एक एवरेज माना जाए तो 47 इयर्स मानी जाती है, बट ये 45 से लेके 55 के बीच में कभी भी, 52 के बीच में कभी भी हो सकता है। ये हर इंसान के लिए अलग होता है। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि फोलिक एसिड जो होता है प्रेगनेंसी टाइम पे नहीं लेती हैं, वो कमी होती है तो बच्चे में साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे स्पाइन का ट्यूमर टाइप बाहर आ जाता है। तो यदि किसी बच्चे में ऐसे आया हुआ है और उसको डिस्ट्रॉय किया गया है बड़े अच्छे डॉक्टर से, मतलब कहना चाहिए बाहर, तो क्या वो और बच्चा बढ़िया ग्रोथ कर रहा है अच्छी तरह से, मतलब सब कुछ कर रहा है, तो क्या आगे कोई समस्या हो सकती है उसे? आइडियली अगर मतलब ऐसा, अब स्पेसिफिक क्या डिफेक्ट है ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है वो ट्रीट हो गया है तो समटाइम्स कुछ उसमें से रेसिडुअल खराबी बच्चे में रहने की संभावना होती है, जो उन्होंने आपको एक्सप्लेन भी की होगी। और समटाइम्स कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो ट्रीटेबल होती हैं, जो ठीक हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की बीमारी ये उसके स्पाइन में लास्ट में नीचे एक जो छोटे आम जैसा ट्यूमर था, जब वो बर्थ हुआ था, वो पैदा हुआ था, तो उसको जो है माइंड के डॉक्टर से डिस्ट्रॉय कराया था बाहर। वो अब बढ़िया है, उसके हाथ पैर बढ़िया, और 7-8 साल का भी हो गया है, और बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, पढ़ रहा है। तो आगे कोई समस्या आ सकती है क्या उसको? ये अगर अभी तक वो अच्छा है तो संभावना कम है कि आगे कोई ऐसी समस्या हो। ओके, थैंक यू। और डॉक्टर, जैसे आप जो मुझे, जैसे अभी मैम ने भी पूछा कि जो मतलब पोस्ट नेटल, मतलब कि बच्चे के पैदा होने के जो डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि एक वो पूरा प्रोसेस है, एक परिवार में आप एक परिवार में, दुनिया में आप एक नई जान को ला रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे हिसाब से पूरे परिवार की कि
वो दैट लाइफ कम्स एट द बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से हुआ है। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि मतलब प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन पोस्ट प्रेगनेंसी क्या केयर होनी चाहिए एक माँ की भी और बच्चे की भी उसके साथ साथ? तो सबसे पहले प्री प्रेगनेंसी जब भी एक कपल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार वो जाकर एक डॉक्टर से मिले, समझे कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या टेस्ट अवेलेबल है उनके पास, क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सब चीजें प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले समझ लेना जरूरी है। बहुत से लोग आजकल कपल कैरियर स्क्रीनिंग नाम के टेस्ट भी कराने लगे हैं, यानी कि ये देखने के लिए कि उन लोग किसी प्रकार की ऐसी बीमारी के कैरियर तो नहीं है, जेनेटिक बीमारी के, जो दोनों में सेम हो और बच्चे में। बहुत से कपल्स आते हैं जो और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। फिर जो फीमेल का न्यूट्रिशनल स्टेटस है कि उसको कोई चीज की डेफिशिएंसीज तो नहीं है, वो करेक्ट होनी चाहिए, देन कंसीव करनी चाहिए। फिर आफ्टर कंसेप्शन प्रेगनेंसी में 4-5 इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो कंटिन्यू करना, रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप कराना। आजकल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के द्वारा 90% जो खराबियां होती हैं वो पहले से देखी जा सकती है, तो टाइमली डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से अल्ट्रासाउंड कराना। जो बहुत से ऐसे ब्लड टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास जिससे हम बच्चे में खराबियों के चांस या बेबी में ब्रेन के प्रॉब्लम जैसे डाउन सिंड्रोम और इन सब के चांस देख सकते हैं, वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा पहले से ये प्लानिंग करना कि उनको अपनी डिलीवरी कहाँ करानी है, उनके घर से डिस्टेंस कितना है, वो अवेलेबिलिटी कैसी है वहां पर पहुंचने की, डॉक्टर जो है वो उनके पास कितना अवेलेबल रहेगा, वो किस किस टाइम उनको मिल सकते हैं, इमरजेंसी में वो कहाँ जा सकते हैं, इन सब चीजों को पता करके रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मेनी टाइम सब कुछ अच्छा होता है बट किसी कॉम्प्लिकेशन के समय क्योंकि गाड़ी नहीं मिल पाई, रास्ते में मतलब कोई सोर्स नहीं बन पाया पहुंचने का, तो ऐसी चीजें जो रोकी जा सकती हैं वो सही टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण भी हो जाती है। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट है डिलीवरी के बाद ही कंटिन्यूसली सप्लीमेंट्स लेना, बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेट कराना जितने भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, फिर उसको 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना, उसके बाद बाहर की डाइट स्टार्ट करना। ये सब कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सबको पता होने चाहिए। तो फाइनली मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को प्रिवेंट करना डेफिनेटली इलाज करवाने से बहुत बेटर है। और कोई भी टेस्ट 100% प्रिवेंटिव नहीं होता कि ये हमने कराया तो 100% ही हो जाएगा सब कुछ ठीक, लेकिन 99% हम बहुत सी चीजों को पहले ही पकड़ सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जब इलाज भी पॉसिबल होता है, इजी भी होता है, जिसमें फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल बर्डन कम होता है, rather than कि वो बीमारी बाद में, जैसे उन्होंने बताया 3rd स्टेज में पता चला, 3rd स्टेज में हो और तब पता चले। एंड अल्टीमेटली एज एन इंडिविजुअल सिर्फ जो फीमेल हेल्थ स्क्रीनिंग है, ये इसके बारे में बात भी कम की जाती है, इसके बारे में सोचा भी कम जाता है, इसके बहुत से कारण हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा सजेशन है कि जो घर के मेल्स हैं वो अपने घर की जो फीमेल्स है उन पर ध्यान दें, उनके शरीर में हो रहे बदलाव, जो प्रॉब्लम्स है उसको नोटिस करें कि वो किन चीजों से उनको प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, उसे निग्लेक्ट ना करें और टाइमली इंटरवेंशन है। क्योंकि आज की मैक्सिमम जो औरतें हैं इस देश की, वो डिपेंड करती हैं अपने घर के मेल्स पे कि वो उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाएं, उनका ट्रीटमेंट करें। तो एज अ मेल इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि वो इन चीजों का ध्यान दें। जी बिल्कुल सही। और ऐसे जो पैकेजेस की जो आप बात कर रहे थे, मतलब एक मेरे कॉम्प्रिहेंसिवली जैसे फीमेल बॉडी हेल्थ है, एक कॉम्प्रिहेंसिवली आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ ये सारी चीजें मैं, मतलब अगर आप बेसिक मुझे 10 चीजें बता दें या बेसिक 5 चीजें बता दें कि ये 5 तो आपको देखनी ही देखनी है पॉइंट्स। तो सबसे पहला, जब डॉक्टर के चेम्बर में पेशेंट विजिट करता है तो ऐसा नहीं होता कि हमने बस 2 सवाल पूछे, 2 दवाई लिखी वापस पूछ ली। हमारा असेसमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो किस तरह से चल के आ रहा है, किस तरह से बैठ रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। तो सबसे पहला फिजिकल और मेंटल हेल्थ, जो ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग उसका कैसा। दूसरा, फिर हमें ये देखना है कि स्पेसिफिक कंप्लेंट क्या है, उस हिसाब से टेस्ट करना।
तीसरा इम्पोर्टेंट है कि उनकी फैमिली की हिस्ट्री में कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या है, वो पता करना और उसके हिसाब से स्पेसिफिक टेस्ट करना। चौथा, जो जनरल कॉमन डेफिशिएंसीज और कॉमन बीमारियां हैं उनको स्क्रीन करना। और पांचवा इम्पोर्टेंट है कि वो आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आए हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी आए हैं, मेनोपॉजल कंप्लेन, जो उनकी स्पेसिफिक कंप्लेन है उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट और उनकी एज के अप्रोप्रिएट उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना।